चलिए दोस्तों, तो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मैसेज जरूर आपको दे दूं, 3 दिन की क्लास बहुत ही इमरजेंसी वर्क के कारण मैं नहीं कर पाया। इसके लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं, आप सभी से। तो ये वीडियो है, इसमें आज हम जो भी वर्ड्सवर्थ के पूर्व एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको विद डिटेल यानी थोड़ी डिटेल के साथ उनको हम समझेंगे। तो बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए आइए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे आंसर या क्वेश्चन जो भी है वो मुझे बता सकता है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट विच originated in the late 18th century, यानी कि ये बात कर रहे हैं उस मूवमेंट की जो 18th सेंचुरी के अंत में, लेट 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिविटी, इंस्पायरेशन एंड द प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज। वह कौन सा मूवमेंट था जो लेट 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ और उसने सब्जेक्टिविटी पर फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया। तो 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं दोस्तों, रिनेसा, नेचुरलिज्म, रोमांटिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो चारों में से आपको मालूम है रोमांटिसिज्म इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, रोमांटिसिज्म की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1798 से मानी जाती है। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं। जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने थॉमस का एक वर्क आया था द सीजन, उसमें ऋतुओं का वर्णन था दोस्तों, और प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया था। उस वर्क को पढ़ा वर्ड्सवर्थ ने, समझा, और उससे इनका जो रुझान था दोस्तों वो हो गया प्रकृति की ओर। केवल एकमात्र यह कह देना कि इसी वर्क की वजह से इनका ध्यान नेचर की ओर चला गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, एक जो फर्स्ट आकर्षण होता है ना, पहला, वो इनको द सीजन वर्क से मिला और इन्होंने नेचर की ओर अपनी रचनाओं को इंगित करना या प्रारंभ करना, लिखना शुरू किया। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि 1798 में जो वर्क पब्लिश हुआ है वो कौन सा है आपको मालूम है, लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स 1798 में पब्लिश हुआ और इसी वर्क के पब्लिकेशन डेट को, पब्लिकेशन ईयर को रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत माना जाता है, रोमांटिसिज्म की शुरुआत माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इट स्टार्टेड, यहां देखिए 1798 है, तो इट स्टार्टेड लेट 18th सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया है कि जो राइटर के वर्क्स हैं उनको हमको जरूर याद रखना चाहिए। आपसे वो मैचिंग करवाएगा, डेट्स की मैचिंग करवा सकता है, राइटर की, पोएट की और उसके वर्क की मैचिंग करा सकता है, और कई बार जो थीम है दोस्तों, अगर डीप में ज्यादा आपसे पूछेगा तो थीम की मैचिंग वो आपसे कराएगा। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ
राइटर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्क उसके साथ में दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं इन वर्क्स को। पहला वर्क है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कनेक्ट किया गया है कुबला खान को, यानी कुबला खान एक वर्क है और उसको दर्शाया गया वर्ड्सवर्थ के साथ। फिर है कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसके बाद है कीट्स का ओड टू ऑटम, और उसके बाद है टेनिसन का यूलिसिस। तो यहां पर एक बात आपको समझानी है। देखिए दोस्तों, जो भी वर्क यहां पे दिए गए हैं वो वर्क उस पर्टिकुलर राइटर के बड़े इंपॉर्टेंट वर्क में से एक है। जैसे टेनिसन इज नोन फॉर यूलिसिस, बहुत अच्छा वर्क है इनका। कीट्स का ओड टू ऑटम अच्छा वर्क है, और कॉलरिज एसटी कॉलरिज का फेमस वर्क है दोस्तों द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को लिरिकल बैलाड्स में सबसे पहली पोएम होने का दर्जा प्राप्त है। मीन्स इज टू से लिरिकल बैलाड्स में मैंने आपको पहले भी बताया था देयर आर 23 पोएम्स टोटल नंबर ऑफ पोएम्स अगर आपसे पूछता है लिरिकल बैलाड्स में कितनी पोएम है, तो टोटल पोएम्स हैं दोस्तों 23। अब 23 में से जो डिवाइडेशन है मैंने आपको बताया है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं, आप बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लें। 4 पोएम्स हैं दोस्तों बाय कॉलरिज और बची 19 पोएम्स। तो ये 19 पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा और 4 कॉलरिज के द्वारा। इन 4 में से जो पहली पोएम है दोस्तों वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो लास्ट पोएम है दोस्तों वो वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे। तो आप याद रखिएगा टोटल पोएम्स 23 हैं लिरिकल बैलाड्स में। लिरिकल बैलाड्स का पब्लिकेशन 1798 है। 4 पोएम्स कॉलरिज के द्वारा, 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा। पहली पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है जो कॉलरिज की है, और अंतिम पोएम टिंटन एबे है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुबला खान की। कुबला खान इज नॉट ए वर्क बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों यहां आपको बता दूं ये भी फेमस वर्क है कॉलरिज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये कॉलरिज का। और इस वर्क को अगर आप कहें तो ए विजन इन ए ड्रामा, इसका सबटाइटल आप कह सकते हैं ए विजन इन ए ड्रामा रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, कंपोज्ड और कंप्लीटेड आप कह सकते हैं 1797। ये जो वर्क है दोस्तों ये 1797 में कंप्लीट हुआ है कॉलरिज के द्वारा। बहुत ही फेमस ये वर्क है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसको कॉलरिज की लॉन्गेस्ट पोएम का दर्जा प्राप्त है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विच इज द लॉन्गेस्ट पोएम, तो आप कहेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय द पोएट एसटी कॉलरिज। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है दोस्तों पहला वाला ये मिसमैच है। आइए थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय, यदि आपको जो आपके सिलेबस में राइटर हैं शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कार्लसवर्थ, इनके वर्क्स अगर आपको याद हैं तो इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं और कम से कम 1-2 बार तो सभी वर्क्स को आपको जनरली उनके केवल नाम आपको पढ़ लेने चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये वर्क किसका है। तो यहां पर ए डिफेंस ऑफ पोएट्री पूछा गया है दोस्तों। ये डिफेंस ऑफ पोएट्री वर्क जो है एक जाने माने रोमांटिक राइटर पर्सी बीसी शैली का वर्क है। पर्सी बीसी शैली का वर्क है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नाम विलियम वर्ड्सवर्थ दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप सोचेंगे कि जो सिलेबस में उसी पे हम टिक लगा दें, बट द करेक्ट आंसर इज पर्सी बीसी शैली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स यानी कि जो रोमांटिक रिवाइवल था उसमें जो पोएट्स रहे हैं, जैसे शैली है, कीट्स है, शाउते है, कॉलरीज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, तो ये जो पोएट्स रहे हैं यहां पर क्वेश्चन पूछा गया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए। देखिए जो भी एक राइटर्स का या एक एज के पर्टिकुलर ग्रुप है, उस ग्रुप के जो राइटर्स हैं वो किसी न किसी चीज से प्रभावित हैं, उनके अंदर कोई ना कोई विशिष्ट गुण देखने को मिलता है। तो यहां पर पूछा गया है द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो एक मूवमेंट था दोस्तों, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रारंभ होने वाला ये मूवमेंट, इससे प्रभावित नहीं। डार्विनवाद आपने सुना होगा दोस्तों, नहीं। पीसेंट्स मूवमेंट दोस्तों एक आंदोलन या एक रिवोल्ट हुआ था, पीसेंट रिवोल्ट के नाम से उसको जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, उससे भी नहीं। आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं रोमांटिक राइटर्स वो हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब भी आपसे पूछा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आप बात कीजिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में दोस्तों 1789 में प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1789। अगर आपसे इसकी डेट पूछ ली जाए तो आप इसको याद रखिएगा, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। और ये था क्या दोस्तों, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। यहां पर गवर्नमेंट का जो तरीका था गवर्नमेंट बनने का, जो मोनार्की थी उसको बदला गया, मोनार्की से रिपब्लिक हो गया फ्रांस। 1780-90 का जो रिवोल्ट था, जो रेवोल्यूशन था, उसने वहां पर मोनार्की को बदलकर रिपब्लिक फ्रांस को बना दिया। और उसमें जो मेन नाम आता है दोस्तों वो लुई 16वें का नाम आता है। लुई 16वें को अंतिम आप कह सकते हैं कि अंतिम जो मोनार्की उस समय की रही थी वो लुई 16वें की, उनको हटा करके फिर जो है इस रेवोल्यूशन के माध्यम से ही उनको हटा दिया गया। आई थिंक 1793 में, इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, 1793 में हालांकि उनको हटा दिया गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से उस समय जो बदलाव आए दोस्तों, तो ये सारे जो रोमांटिक राइटर्स हैं, क्योंकि इनमें से एक वर्ड्सवर्थ भी थे, और वर्ड्सवर्थ का तो अगर आपने बायोग्राफी को मैंने जो पढ़ाया था उसको आपने समझा होगा, तो वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण एनेटे वैलन को छोड़ करके चले आते हैं इंग्लैंड। तो आपको मालूम है उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और इसी के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस रेवोल्यूशन ने इंग्लिश लिटरेचर को टर्न कर दिया है, माउंट कर दिया है इंडिविजुअलिज्म की तरफ, पर्टिकुलर ड्रीम्स की तरफ। तो इसीलिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रांस, मेन सेंटर इसका पेरिस था 1789। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। आपसे पूछा गया है कि जो लिरिकल बैलाड्स हैं वो सबसे पहले कब पब्लिश हुए हैं। दोस्तों जब ये बात आपसे पूछी जा रही है कि सबसे पहले कब पब्लिश हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये और भी एक दो बार मतलब ये पब्लिश हुए होंगे। तो जैसे मैंने आपको जानकारी दी है, मैं आपको सभी यहां पर जो डेट्स हैं जो मैंने लिखी है वो आपको बताता हूं। देखिए फर्स्ट पब्लिश्ड 1798। अगर आपसे पूछा जाए लिरिकल बैलाड्स कब पब्लिश हुआ है, तो 1798 में ये पब्लिश हुए हैं पहली बार। एनोनिमस यानी कि इनके मैंने आपको बताया था इसकी ऑथरशिप पे बड़ा विवाद रहा और उसके बाद इसको पब्लिश करा दिया गया 1798 में। उसके बाद इसका सेकंड पब्लिकेशन आता है दोस्तों प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स करके 1800 में। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स यानी आपसे अगर पूछा जाए कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स कब पब्लिश हुआ है, तो आप कहेंगे 1800 में इन्होंने
इसमें थोड़ा सा पोएम्स को बदलकर थोड़ी सी चेंजिंग के साथ इसको पब्लिश करा दिया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। इसके बाद बात आती है दोस्तों 1802 में। 1802 में फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और इसमें अपेंडिक्स जोड़ दिया गया। तो 1798 में फर्स्ट टाइम और 1800 में सेकंड टाइम प्रीफेस एडिंग के साथ, और 1802 में दोस्तों अपेंडिक्स की एडिंग के साथ थर्ड टाइम। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका मेन वर्क है इससे। और 1805 में फिर से दोस्तों इसका एक बार पब्लिकेशन हुआ एज यूजुअल, जैसा ये था उसी समय वैसा इसको पब्लिश कराया गया। तो दे आर 4 पब्लिकेशंस, और उसके बाद भी आगे बहुत हुए होंगे दोस्तों, लेकिन ये जो है ये 4 ये मेन है। पहला 1798, दूसरा 1800 1800, 1802, 1805 में 23 पोएम्स मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। 4 बाय कॉलरिज, 19 बाय वर्ड्सवर्थ, और इसी को रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत माना जाता है, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद है दोस्तों हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा जरा, इसको मैं अच्छे से आपको समझा दूं। पहली बात तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता हो। सक्सीडेड, शायद आपने इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग ना देखा हो, या हो सकता है आपको पता हो, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको ये बात समझ में नहीं आती है। सक्सीडेड का मतलब होता है दोस्तों अनुगामी। अनुगामी मतलब बाद वाला या उत्तरगामी, यानी बाद में आने वाला। किसने वर्ड्सवर्थ का जो पोएट लॉरेट का स्थान था, राष्ट्रीय कवि का स्थान था, उसको 1850 में ले लिया या ग्रहण कर लिया, या उसके बाद में इस पद पर ये आसीन हुए। तो मैं जो ये सीरीज है थोड़ा सा इसको आपको बताऊंगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर देते हैं पहले। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन, मैंने आपको बायोग्राफी में भी बताया था, लॉर्ड टेनिसन ने 1850 में पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की उपाधि धारण की है। 1850 याद रखिएगा। कौन सी डेट में? 1850। और इससे पहले वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहे हैं। अब वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहे हैं तो कब से कब तक? क्वेश्चन आता है दोस्तों, कब से कब तक? तो 1843 से दोस्तों ये रहे हैं 1850 तक। बड़ा इजी है, आप समझ लीजिए, क्योंकि इनसे पहले जो पोएट थे, पोएट लॉरेट थे, वो थे इनके ही मित्र रॉबर्ट साउदे। 3 लोगों को लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स के रूप में जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे। तो आपको बता दो 1843 में 1843 में रॉबर्ट साउदे की मृत्यु हो जाती है, और रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के पश्चात वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। 43 से 50 तक वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट रहते हैं, और 50 में इनकी मृत्यु पर टेनिसन को पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इससे पहले, रॉबर्ट साउदे से पहले कौन था और रॉबर्ट साउदे कब बने। तो रॉबर्ट साउदे से पहले दोस्तों मैंने आपको डेट ये याद कराई थी, तरीका आपको मालूम होगा, 1834 में। जरा इस बात को समझिए और इसको यहीं पे याद कर लीजिए। देखिए 1843, 1834 दोनों में नंबरिंग का यहां पर उल्टा नंबर को किया गया है। तो 1834 में दोस्तों कॉलरिज की मृत्यु हो जाती है। 1834 में कॉलरिज की डेथ हो जाती है, और कॉलरिज की डेथ के बाद जो पोएट लॉरेट बनाया गया वो रॉबर्ट साउदे को बनाया गया, और रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के बाद दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने, और विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन को जो है पोएट लॉरेट बना दिया गया। तो मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले कॉलरिज, कॉलरिज की मृत्यु दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिएगा 1834 में, और उसके बाद रॉबर्ट साउदे
रॉबर्ट साउथी की मृत्यु 1843 में, उसके बाद वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 1850 में और उसके बाद टेनिसन। तो ये सीरीज आप जरूर याद रखें, किसके बाद कौन पोएट लॉरेट रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। देखिए दोस्तों, पहले आपको यहां पर मेमोरियल वर्सेस को समझना होगा। मेमोरियल वर्सेस इज ए वर्क बाय अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड का ये बहुत ही अच्छा वर्क है और आई थिंक एलटी ग्रेड में भी शायद ये सिलेबस में दोस्तों है। एलटी ग्रेड जीआईसी की जो वर्दी थी उसमें सिलेबस में ये है मेमोरियल वर्सेस। थोड़ा आपको उसके बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, ये जो मेमोरियल वर्सेस हैं, पहले तो आप इतना याद रख लीजिए कि मेमोरियल वर्सेस इज ए वर्क बाय अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड इट इज एलेजी। ये दोस्तों एक एलेजी है। एलेजी जैसे कि आपको मालूम है, एलेजी एक शोक गीत होता है, तो ये एलेजी है। यहां पर दोस्तों 3 राइटर को मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी इस एलेजी में, मेमोरियल वर्सेस में याद किया है। वो 3 राइटर कौन है? सबसे पहले तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके साथ में जो 2 अदर राइटर हैं दोस्तों, दूसरा नाम आता है बायरन का। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ी डिटेल में यहां पे बता रहा हूं, बायरन। और तीसरा नाम दोस्तों है गोथे का। ये जो नाम है इनको आप जरूर याद रखिएगा, गोथे। तो 3 राइटर को मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी इस एलेजी में याद किया है, मेमोराइज किया है। इसका नाम दिया है मेमोरियल वर्सेस। पहले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, बायरन और गोथे। ये दोनों ही दोस्तों जर्मन पोएट्स हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही कंटेम्पोरेरीज हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, यानी इनके समकालीन ये हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से, हालांकि इस जो मेमोरियल वर्सेस में है दोस्तों, इसमें जो फोकस किया गया है वो वर्ड्सवर्थ को फोकस किया गया है, लेकिन इन दोनों को भी इन्होंने कॉमेमोरेट किया है, इनको याद इन्होंने किया है। ध्यान दीजिएगा, 3 राइटर्स का जिक्र इनकी इस मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया है। अब बता दें कि इसमें कहा क्या है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ। उसने हमको ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि हम बर्थ में, अपनी जो जन्म होता है हमारा उस समय थे। ऑन द कूल फ्लॉवरी लैप ऑफ बर्थ, कूल फ्लॉवरी फूलों के समान, लैप माने गोद ऑफ बर्थ, यानी जो हमारा जन्म दिवस था उस समय में। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये बिल्कुल कनेक्टेड हुई है किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। ये यहां पर इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए इस पंक्ति का प्रयोग किया है। जब आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों तो बड़ा अच्छा वर्क है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ को उन्होंने कॉमेमोरेट करके, मेमोराइज करके लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ को उन्होंने एलेजी शोक के रूप में लिखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। Who among the following said the child is the father of man? बहुत लोग उस बात को कोट करते हैं दोस्तों कि किसने कहा है the child is the father of man, the child is the father of man। और ये लाइन दोस्तों आपसे पूछ ली जाती है इसमें फिगर ऑफ स्पीच के अंदर की, कंट्राडिक्टरी लगती है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा है तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सीधे सीधे आंसर मैं आपको बताता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बहुत ही फेमस लाइन है। इसको बहुत सारे लोग इसको कोट करते हैं और इसकी चर्चा करते हैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और कई बार आपने ये फिगर ऑफ स्पीच में इसको आपने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं दोस्तों। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इन हिज फेमस 1802 पोएम माई हार्ट लीव्स अप। ये जो पंक्ति है दोस्तों, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये माई हार्ट
लीव्स अप में ली गई है। माई हार्ट मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं दोस्तों। अभी क्या करूं, बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, कोशिश में कर रहा हूं। माई हार्ट लीव्स अप, ये कविता का नाम है जिसमें इन्होंने इस पंक्ति को कहा है, इस लाइन को कहा है, माई हार्ट लीव्स अप। और ये पंक्ति दोस्तों 1802 में ये इनकी कविता है और इसको सब टाइटल के रूप में द रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, द रेनबो। ये लाइन अगर ये वाला नाम दिया हो तो भी ठीक है, और अगर द रेनबो कहा गया हो दोस्तों तो भी ठीक है। ध्यान रखिएगा, द रेनबो। द रेनबो, तो ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की लाइन है, और वर्ड्सवर्थ ने द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन माई हार्ट लीव्स अप में कहा है। या तो ये नाम दिया होगा दोस्तों या द रेनबो दिया होगा, तो आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही फेमस लाइन है। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ द बुक्स। पूछा गया है दोस्तों कि प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सीधे सीधे आंसर बताता हूं। प्रिल्यूड के अंदर 14 बुक्स हैं। देयर आर 14 बुक्स। अब थोड़ा सा ये प्रिल्यूड आपको बता देता हूं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ने लिखना स्टार्ट आई थिंक किया होगा, ये कंफर्म डेट है दोस्तों, लेकिन आपसे कंप्लीट करने की डेट पूछी जाती है 1798 में। लगभग ये इस समय दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया लिखना, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट आप इसको न समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सर्टिफाइड नहीं होते हैं। लिखना कब प्रारंभ किया कौन कह सकता है इस बात को, कोई क्लियरिफिकेशन इसका नहीं है। हाँ, कंप्लीट होने का दोस्तों क्लियरिफिकेशन है प्रिल्यूड 1805, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये वाली डेट जो है इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो प्रिल्यूड है क्या दोस्तों, पहले आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल में आपको बता रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए। एपिक पोएम, प्रिल्यूड इज अ एपिक पोएम। आपसे अगर पूछ लिया जाए विच टाइप ऑफ वर्क इज प्रिल्यूड, तो ये एपिक पोएम है। एपिक पोएम जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी एपिक अगर है तो उसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, और उन नॉर्म्स में से एक नॉर्म्स ये है कि उसके कम से कम 12 वॉल्यूम होने चाहिए, और प्रिल्यूड के दोस्तों 14 वॉल्यूम्स हैं, तो उसको हम एपिक पोएम भी कह सकते हैं। इसका नाम हम कह सकते हैं द प्रिल्यूड इज ए एपिक पोएम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें आखिर बताया क्या गया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। इसमें जो 40 ईयर्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के, जीवन के, जिसमें उनका जो डेवलपमेंट है एक पोएट के रूप में, इसके एक कवि के रूप में, एक पोएट के रूप में जो उनका डेवलपमेंट है कि कैसे वो कौन कौन सी पावर्स थी जिन्होंने उनको एक पोएट बना दिया, वो फोर्सेस कौन कौन से थे जिन्होंने एक कवि बनने में उनकी मदद की, वो डेवलपमेंट इन 14 बुक्स के अंदर प्रिल्यूड में उन्होंने दर्शाया है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी लेवल की रही होगी, फिर उसके बाद की एजुकेशन और कॉलेज लाइफ तक की जो एजुकेशन है दोस्तों, उसको उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो द प्रिल्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे यहां पे पूछेगा, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। जब वर्ड्सवर्थ के बारे में है तो नेचुरली क्या हो गया दोस्तों, ये ऑटोबायोग्राफिकल हो गया, है ना। ये ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं इसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है। कई सारे फैक्ट हो गए, शायद आपको समझ में ना आ रहे हो, एक बार मैं आराम से समझा देता हूं। देखिए, द प्रिल्यूड इज रिटन इन 14 बुक्स। प्रिल्यूड के अंदर 14 किताबें हैं, 14 बुक्स हैं, ठीक है। प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके अंदर है क्या दोस्तों, इसके अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनका एक कवि के रूप में जो वो परिणित हुए हैं, जो कवि वो बने हैं, तो उनको कवि बनने में उनका जो माइंड है, उनकी जो कल्पना शक्ति है, कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने उनकी कल्पना शक्ति को पोएट बनने में मदद की, बढ़ाया, उसका डेवलपमेंट दिखाया गया है। और बचपन से 40 इयर्स का समय इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये
फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने हैं। ये किस प्रकार का वर्क है दोस्तों? एपिक है। एपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसकी एक नॉर्म्स ये है कि एपिक के अंदर 12 वॉल्यूम्स होने चाहिए, 12 जो है किताबें होनी चाहिए। तो उन्होंने उसको 14 में कर दिया है, तो उसको वो पार करते हैं। 1805 में ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि प्रिल्यूड जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो 1850 में पब्लिश्ड हुई है, उनकी मृत्यु के पश्चात। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के पश्चात पोस्थुमस वर्क है ये, इसका विलियम वर्ड्सवर्थ का, उनकी मृत्यु के पश्चात ये 1850 में पब्लिश हुआ है। तो कई सारे फैक्ट हो गए। कब पब्लिश हुआ है प्रिल्यूड? 1850 में। कंप्लीट कब हुआ है? 1805 में। कैसी पोएम है? एपिक पोएम है। कितनी किताबें हैं? 14 किताबें हैं। क्या दर्शाया गया है? तो इसके अंदर पोएट का जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट एक कवि के रूप में, उसको दर्शाया गया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि प्रिल्यूड को एक नाम दिया गया है, द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। इसका सब टाइटल आप कह सकते हैं। इसका सब टाइटल क्या है दोस्तों? द प्रिल्यूड, जो प्रिल्यूड है इसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों टीजीटी में, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। अगर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही हो तो आप जरूर नोट कर लें। द प्रिल्यूड, इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। तो ये सारे फैक्ट्स आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। इस फैक्ट पे मत जाइएगा, स्टार्टिंग का है हालांकि ठीक है, लेकिन कंप्लीट वाला पूछा जाता है दोस्तों। पोस्थुमस पब्लिश हुआ है 1850 में। कोई फैक्ट अगर गलत हो दोस्तों तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर ठीक होगा तो मैं उसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा। बाई चांस कई बार थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following statements is not correct about William Wordsworth? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जो लोग डिटेल पढ़ते हैं वो ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाते हैं, समझ पाते हैं। पहले आइए जो डाटा दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। Wordsworth records that his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification। क्या ये बात सच है कि जो भी वर्क उन्होंने लिखे थे, शुरुआती वर्क जो उन्होंने लिखे, किन्होंने? वर्ड्सवर्थ ने जो शुरुआती वर्क लिखे थे वो वर्क उनके एक इमिटेशन थे दोस्तों। क्या थे? इमिटेशन, नकल थे। किसके? पॉप की जो कविताएं थी उनकी एक कॉपी आप कह सकते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। तो उन्होंने पॉप को फॉलो किया था। तो ये फैक्ट दोस्तों बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पॉप को फॉलो किया है अपने वर्क में। दूसरी बात है दोस्तों, थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टलिटी एज ए पोएट। दोस्तों यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिसने भी क्वेश्चन बनाया बड़े बड़े हिसाब से बनाया। आपने एक पोएम पढ़ी होगी दोस्तों, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका सब टाइटल है लीच गैदर। तो जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं उसकी बात करूंगा और बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। तो यहां पर कहा क्या गया है पहले मैं आपको वो समझाता हूं। थ्रू आउट यानी सारे जीवन में, ही नेवर वेवर्ड, वो कभी भी नहीं डरे, कभी भी भयभीत नहीं हुए, या कभी भी उनका दिमाग जो है अनिश्चितताओं में नहीं फंसा। इन हिज फेथ, अपने विश्वास में जो उनका बनाया हुआ था अपने ऊपर विश्वास, इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टलिटी, और अपनी इमॉर्टलिटी को लेकर के एज ए कवि, एक पोएट के रूप में। तो दोस्तों ये जो पोएम आप पढ़ते हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम इनके हिले हुए विश्वास का ही परिणाम है। तो यानी कि ये जो फैक्ट है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ, थोड़ा सा वो डगमगाए, थोड़ा सा वो यहां पे नेवर दिया है दोस्तों, ध्यान देना, थोड़ा सा वो डगमगाए, परंतु लीच गैदरर वाली जो पोएम है उसको पढ़ करके आपको पता लगेगा कि जैसे ही इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, कैसे इन्होंने
अपने आप को इंस्पायर्ड किया है एक लीच गैदरर से और मोटिवेट किया है, और सीधे सीधे फिर इनका विश्वास जो अपने में था वो दृढ़ हो गया, और ये जो पोएट के रूप में जाना जाने इनको लगा था, उसी में ये आगे और ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। आगे बात करते हैं, लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड एट कुकरमाउथ। दोस्तों कहा गया है लिरिकल बैलाड्स जो है वो कुकरमाउथ में पब्लिश हुए थे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगला फैक्ट पढ़ते हैं, द प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन 1805। देखिए मैंने आपसे बताया था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड इन 1805। प्रिल्यूड को 1805 में कंप्लीट किया गया है, 1805 में। दो डेट आपसे पूछेगा, कब कंप्लीट हुआ और कब पब्लिश हुआ। तो 1805, और यहीं पर देखिए थोड़ा सा आप कनेक्ट किया कीजिए, बड़ा आसान है स्टडी करना, बड़ा आसान है नंबर लाना। अगर आप चाहें तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा खेल है। 1805 जीरो को उधर पहुंचा दीजिए। 1850 पोस्टुमस वर्क अगर पूछा जाता है आपसे, मरणोपरांत पब्लिश होने वाला वर्क कौन सा है, तो यही है द प्रिल्यूड। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। अब बात करते हैं दोस्तों लिरिकल बैलाड्स की। लिरिकल बैलाड्स की हमने बात की पहले, आपको काफी डिटेल मैंने बताई है, तो आपको मालूम हो। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए कि कोलैबोरेट कौन है इनके साथ, किसने मिलकर के ये वर्क लिखा है वर्ड्सवर्थ के साथ, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल कॉलरीज। अब जैसे ही हम कॉलरीज, एसटी कॉलरीज की बात करते हैं, तो आपको याद आता होगा कि एसटी कॉलरीज के साथ इनकी मुलाकात कहां पर हुई है दोस्तों। यस, मैंने आपको बायोग्राफी में बताया ब्रिस्टॉल में। ब्रिस्टॉल में इनकी मुलाकात हुई है और वहीं पर इन्होंने कोलैबोरेट करके ये वर्क लिखा है दोस्तों। तो लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड एट ब्रिस्टॉल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं दोस्तों ब्रिस्टॉल में ये पब्लिश हुआ है, ना कि कुकर माउथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिस्टॉल में यहां पर ही कॉलेज के साथ इनकी मुलाकात हुई, कोलैबोरेशन में इन्होंने वर्क लिखा और इसको पब्लिश कराया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, पहले वर्क में से एक वर्क है। अगर बायोग्राफी को आपने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बता दिया था दो वर्क जो आते हैं 1793 में दोस्तों। तब 1793 पब्लिकेशन है इनका, एन इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का। एन इवनिंग वॉक और डेस्क्रिप्टिव स्केचेस दोनों 1793 में पब्लिश हुए हैं और पहले वर्क के रूप में जाने जाते हैं। पहले वर्क के रूप में जाने जाते हैं किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ के। एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वर पब्लिश्ड इन 1793 फ्रॉम द पेन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां पर दोस्तों एक बात मुझे और आपको याद दिलानी है। अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको कहा था लुईस सोल्वे का वो मेथड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लुईस सोल्वे को 1793 की डेट के साथ कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसी समय उनको मोनार्की से हटा दिया गया था दोस्तों। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं, 1793। फर्स्ट वर्क है एन इवनिंग वॉक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। Which out of the following is not a poem by Wordsworth? इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है दोस्तों, ये आपको समझना है, याद करने हैं दोस्तों। ये फैक्ट मैं थोड़ा आज स्लो पढ़ा रहा हूं, आपको डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। Which out of the following is not a poem by Wordsworth? लंदन 1802 फेमस वर्क है दोस्तों, सोचने की बात ही नहीं। किसके साथ कनेक्ट है आपको बता दूं, इट इज कनेक्टेड विद द मेमोरी ऑफ मिल्टन द ग्रेट रिलीजियस पोएट। ये जो लंदन वर्क है दोस्तों, टू मिल्टन टू लंदन, मैं इसको कह देता हूं टू मिल्टन टू लंदन। इट इज पब्लिश्ड इन 1802 1802 में, और ये एक याद है दोस्तों इसकी मिल्टन की। मिल्टन द रिलीजियस पोएट, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एपिक, द पैराडाइज लॉस्ट, उसके राइटर को मेमोराइज करते हुए ये वर्क लिखा गया है, टू मिल्टन टू लंदन, टू मिल्टन लंदन 1802। ध्यान रखिएगा, इसका सब टाइटल है टू मिल्टन। ठीक है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये भी वर्क है इसका
विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ की आई थिंक लिरिक है ये। उसके बाद सॉलिटरी रीपर, जी हाँ, और लंदन। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा लोगों को कि लंदन देखें 1802 दिया हुआ है, केवल लंदन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ये है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही लंदन का नाम आता है, टू मिल्टन टू लंदन का नाम आता है, तो 1802 साथ में लिखा हुआ है। उसके बाद वर्क स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, उसके बाद सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर। तो ये तीनों वर्क दोस्तों वर्ड्सवर्थ के हैं, लंदन केवल वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से जिसने भी ये क्वेश्चंस बनाए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो जो अच्छी स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा फायदा होता है, उनको बहुत ज्यादा लाभ से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। दोस्तों यहां मैं कॉमा लगाना भूल गया हूं, तो मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ, दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है, और पंक्तियों की आप चिंता मत करना, डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी लाइन्स हैं इनकी, किसी भी कविता से, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी लाइन उसमें इंपॉर्टेंट जो होगी वो तो कम से कम नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस लाइन है, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। इन दिस लाइन द राइटर जस्ट सेड दैट अवर बर्थ, हमारा जो जन्म है, इज बट ए स्लीप, ये एक निद्रा की तरह है, एंड ए फॉरगेटिंग, और इसमें क्या है, भुलक्कड़पन है। हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं चीजों को भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। एक्चुअली ये थोड़ा सा फिलोसफिकल थॉट्स वाला ये वर्क है, फिलोसफिकल थॉट्स इसमें दर्शाए गए हैं, और बहुत ही अच्छा ये फेमस वर्क है। इसको हाँ दोस्तों, तो हम बात करेंगे इस लाइन की, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। दोस्तों देखिए, ये जो वर्क है इसको आप बड़े ही अच्छे से समझ लीजिए। दो कविताएं तो आप कम से कम पूरी पढ़ लेनी चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एक टिंटन एबे से, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इससे इसको इमॉर्टलिटी ओड के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इसका सबटाइटल या इसको इमॉर्टलिटी ओड भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। खाली अगर इतना लिखा हो इमॉर्टलिटी ओड तब भी आप समझ जाइएगा, और इसका पूरा नाम है दोस्तों इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये इसी से ली गई है, और ये फिलोसफिकल वर्क है दोस्तों। इमॉर्टलिटी ओड जो है ये फिलोसफिकल है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूं, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्चे की बर्थ की बात करते हैं, और वो पूर्व जन्म की यादों की बात करते हैं, पूर्व जन्म की यादों की बात करते हैं, और कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, जो वो अपनी आंखें बंद किए हुए मुस्कुराता है, और हम लोग जनरली आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि माता खेल रही है, कुछ लाइक दैट, इस तरह से कुछ बोलते हैं। पर छोटा बच्चा आंखें बंद करे हुए जब मुस्कुराता है, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म का जो स्वर्गीय यानी डिवाइन जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसको देख करके वो मुस्कुराता है। तो अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग इज द लाइन टेकन फ्रॉम द immortality ode or the subtitled poem intimation of immortality from the recollection of early childhood। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहीं पर इसको याद कर लीजिए। देखिए बर्थ की बात एक ही कविता में इनकी दी गई है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में। बर्थ, अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। डिटेल्ड जो स्टडी यहां पर की गई है वो इसी पोएम में की गई है। Which form of poetry is the poem The Solitary Reaper? इस पर बड़ा विवाद हुआ दोस्तों कि ये किस तरह का वर्क है Solitary Reaper। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों Which form of poetry is the poem The Solitary Reaper? तो मैंने आपको बताया कि Solitary Reaper बड़ा ही कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में। कंट्राडिक्टरी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको बता दूं कि इट इज अ लिरिक, और बोर्ड ने भी इसको लिरिक ही माना है।
जो इसका आंसर बोर्ड ने दिया वो लिरिक दिया। हालांकि इसकी जो कंट्राडिक्टरी कंडीशन है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। पहले आपको डिटेल बताता हूं कि जो सॉलिटरी रीपर है दोस्तों, ये 1803 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो टूर किया था स्कॉटलैंड का, आपको ध्यान होगा मैंने बायोग्राफी में बताया था, 1803 में स्कॉटलैंड का जो टूर उन्होंने किया डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, उस टूर के दौरान जब ये जाते हैं तो इनको एक रास्ते में एक महिला खेत के अंदर, फील्ड के अंदर गीत गाती हुई सुनाई देती है, दिखाई देती है, और उसकी जो लैंग्वेज है वो इनको समझ में नहीं आ रही है। ये उसको समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी समय इनके माइंड में एक पिक्चर बन गई कि इस पर मैं कविता लिखूंगा, और दोस्तों बाद में इन्होंने वो कविता लिख दी। तो ये जो कविता है दोस्तों, द सॉलिटरी रीपर, ये 1803 का जो इनका टूर था उस टूर से रिलेटेड है, और इसका जो पब्लिकेशन ईयर है दोस्तों वो है 1807। ये 1807 में पब्लिश हुई है। एक फैक्ट आप समझिए कि 1807 में सॉलिटरी रीपर पब्लिश हुई। बोर्ड ने इसको लिरिक माना है। अब आपको कंट्राडिक्टरी स्थिति बता रहा हूं क्या है दोस्तों। ये आधे जो स्टेंजा है इस पोएम के वो बैलेड को फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो बैलेड स्ट्रक्चर है, और जो आधे स्टेंजास हैं दोस्तों वो लिरिक को फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें लिरिक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये पोएम निश्चित रूप से डेफिनेटली इसको कहना कि ये क्या है तो ये कोई इसको जज नहीं कर पाता, इसमें विवाद है। बट लास्टली जो कंक्लूड करके माना गया दोस्तों उसको लिरिक ही कहा गया है। तो यू मे से दैट इट इज ए लिरिकल बैलेड। ये एक लिरिकल बैलेड है, यानी गाई जा सकने वाली एक कविता। तो बोर्ड ने भी इसी आंसर को माना है, इसलिए हम भी इसी को कंसिडर करते हैं। और ये जो इनका टूर था, टूर जरूर याद रखिएगा 1803 में, और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी सर वाल्टर स्कॉट से। सर वाल्टर स्कॉट को हिस्टोरिकल जो नॉवेल है उसका फादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, दोस्तों हो गया है, आपको मालूम है कब पब्लिश हुए, 1798 में। देखिए डेट्स कुछ इस तरह का दी होती है कि एग्जाम में जल्दी से हमारा निशान जो है वो गलत वाले पे लग जाता है, तो आपको थोड़ा सचेत रहना है। और दोस्तों यहां पर एक बात अब चूंकि आ गई दिमाग में तो आपको बता दूं, एग्जाम उसी का क्वालिफाई होता है, वही बच्चा अपना नंबर ला पाता है जो अपने आते हुए क्वेश्चंस को कभी एग्जाम में गलत ना करे। उन लोगों का नंबर निश्चित रूप से कट जाता है जो अपने आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आपको यहां पर इस पॉइंट पर बड़ा विशेष ध्यान देना दोस्तों। मैंने कई लोगों को बड़ा निराश होते हुए देखा है एग्जाम में, और ऐसी बात नहीं है, मैंने भी पेपर दिया, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप अभी से अपना मन बना के चलिए और आदत ये डाल लीजिए। इससे बचने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट आप मत होइए। मीन्स इज टू से, अगर क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी है फिर भी आप विकल्प को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। आप जल्दी में निशान लगा देते हैं और बाद में जब घर आकर के आप पेपर देखते तो आप कहते हैं अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, इसमें गलती हो गई। तो इस चीज से बचने का तरीका यह है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ भी है तो उसको आप फिर से एक बार पढ़ के उसके ऑप्शंस पर ध्यान दें। तो लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798। In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and a forgetting"? दोस्तों इस पे टाइम नहीं लूंगा, अभी हमने बात कर ली है इस पे। ये फेमस लाइन है और 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, उसको आप ध्यान रखिएगा। अवर बर्थ इज बट स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, इसमें लिखा आई है ये लाइन दोस्तों। मैंने आपको बताया था कहीं शॉर्ट में भी आपको लिखा होगा इमॉर्टलिटी ओड, तो उसको भूल मत जाइएगा। ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लिखा हो या शॉर्ट में लिखा हो इमॉर्टलिटी ओड, दोनों ही आंसर जो है सही होंगे और उसी में ये लाइन ली गई है अवर बर्थ। और मैंने आपको वैसे भी याद करा दिया कि बर्थ वाले जो फैक्ट है, बर्थ के विषय में जो डिटेल है वो इसी कविता में वर्ड्सवर्थ ने डिस्कस की है।
In which poem of Wordsworth does line still sad music of humanity? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये दो पोएम्स मैं आपको बताता हूं और मैंने कहा भी है आपसे और मैं इनको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी कौन सी कविता से लाइन ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोट है, इसको आप फिक्स कर लें अपने माइंड में। दोस्तों मैं नसीब वाला हूं या कहूं कि मेरा लगाव था ऐसा कि मैंने ये पोएम्स सारी डिटेल में पढ़ी हुई है और बड़ा ही अच्छा मुझको लगता था पोएट्री पढ़ना। जब मैंने इनको सीखा, इनको पढ़ा तो बहुत अच्छे जो मतलब आप कहिए कि जो इमेजिनेटिव पावर है वो देखने को मिलती है और बड़ा अच्छा इनके साथ कविताओं के साथ फीलिंग आती है जब आप इनको स्टडी करते हैं। तो ये लाइन है दोस्तों, जहां तक मुझे याद है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। जो सैड म्यूजिक वाली बात है, इसी से मुझे याद आता है कि वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा है और स्टेजेस की बात की है। तो वो जो स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन है, जो स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन है वो उनका एक ही कविता के अंदर दोस्तों आता है और वो कविता है दोस्तों टिंटन एबे। टिंटन एबे, दो कविताओं की मैं आपसे बात कर रहा था कि दो कविताएं आपको पता होनी चाहिए या इनको आपको अच्छे से कम पढ़ लेना चाहिए कि हर बार इन कविताओं से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है दोस्तों टिंटन एबे, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सैड म्यूजिक, जब व्यक्ति अपने जीवन में क्या होता है, दुखों को देखता है और उसमें ये क्षमता होती है कि वो उन दुखों को महसूस करता है, तो वो जो अवस्था है यूथ, यंग होने की, वो अवस्था इसमें दर्शाई गई है टिंटन एबे में। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि इसमें बड़ी डिटेल है, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपका माइंड भर जाएगा और आपको पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे। तो केवल इतना याद रखिएगा, सैड म्यूजिक, स्टिल सैड म्यूजिक, यहां से लीजिएगा, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज अ लाइन गिवन इन द पोएम टिंटन एबे रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। From whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? फेमस लाइन है दोस्तों, फेमस लाइन है, याद कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आज आप सोच रहे होंगे सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आ रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको एक एक पॉइंट आपने जो समझाया वो समझ में आया है। मैं इसलिए आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आप जब पढ़ें तो वो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल जम जाएं और आप एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क ना खाएं। देखिए दोस्तों, हमने एक कविता की बात की थी, टू मिल्टन टू लंदन, टू मिल्टन टू लंदन, और वहां पे जो डेट थी दोस्तों वो थी 1802। टू मिल्टन टू लंदन 1802। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज ए पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इट इज इन द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन, द रिलीजियस पोएट, द ग्रेटेस्ट एपिक पोएट। ये कविता जॉन मिल्टन के बारे में है। जॉन मिल्टन के को याद करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कविता लिखी है। तो आपको पहले थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं क्यों उन्होंने ये कविता लिखी और क्या वो कहना चाहते हैं। देखिए, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट पढ़ा होगा, द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून वी आर लेइंग अवर पावर्स। तो द वर्ड इज टू मच आपने इनका सोनेट पढ़ा है, समझा भी होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्रिटिसाइज करते हैं मैटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को। लोग प्रकृति की ओर नहीं देख रहे हैं। हर व्यक्ति पैसा कमाने में और खर्च करने में लगा हुआ है, यानी जो फिजिकल ऐशो आराम है उसको ढूंढने में वो लगा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पर कौन सा पौधा लगा है, कौन सा पेड़ लगा है। नेचर के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो मूड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स हैं, उसको देखने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईच एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू अर्न मनी डे एंड नाइट। हर व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ। इस बात को देख करके वर्ड्सवर्थ को बड़ा धक्का लगता है और मैंने आपको बताया था इनकी नेफ्यू की डेथ भी हो जाती है। तो नेफ्यू की डेथ को
डेथ के बाद ही इन्होंने पोएम लिखी थी, द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। तो द वर्ड इज टू मच, उसमें इन्होंने लिखा कि लोग भौतिकवादी हो गए हैं, और उसी से रिलेटेड आप समझ लीजिए कि ये पोएम है। यहां पर जब ये थक जाते हैं तो ये मिल्टन को याद करते हुए एक कविता लिखते हैं, टू मिल्टन 1802 या लंदन 1802। दोनों सबटाइटल है एक दूसरे को, आप याद रखिएगा, टू मिल्टन 1802 और लंदन 1802, जॉन मिल्टन। अब ये कहते क्या है आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं दोस्तों। इस कविता में कहते हैं कि अरे ओ मिल्टन, काश तुम आज जिंदा होते। आपको मालूम है मिल्टन की डेथ कब हुई? 1608 में जन्म हुआ और 1674 में उनकी मृत्यु हो गई। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए हैं। यानी कि एक तरफ आप देखिए मिल्टोनिक एज, एलिजाबेथ के समय के बाद की एज, और एक तरफ रोमांटिक एज, तो डिफरेंस है बहुत बड़ा, बहुत ईयर का जो गैपिंग है। तो वहां पर कहते हैं कि अरे वो मिल्टन, काश तुम आज तुम जिंदा होते, और जैसे तुमने अपने समय में लोगों को पैराडाइज लॉस्ट जैसा धार्मिक वर्क लिख करके सारे दुनिया में लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, काश तुम आज जिंदा होते। और ये जो व्यक्ति जो भौतिकवादी हो गए हैं, इनको तुमने धार्मिक पाठ तुम आज उनको सिखा रहे होते तो बड़ा ही अच्छा होता। तो उसी कविता से दोस्तों एक लाइन उन्होंने ली है, और क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, दाई सोल, तुम्हारी जो अंतरात्मा है, वाज लाइक ए स्टार, यह तो एक तारे के समान है, एक तारे की भांति। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी किसकी? मिल्टन की। दोस्तों याद रखिए, किसको कह रहे हैं? मिल्टन को कह रहे हैं। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट, और निवास करती है। ड्वेल्ट माने ड्वेल निवास करना, निवास करती है अपार्ट, कहीं अंतरिक्ष में। तो तुम्हारी अंतरात्मा एक सितारे के समान है जो कहीं अंतरिक्ष में मध्य में निवास करती है। किसको कह रहे हैं दोस्तों? मिल्टन को, जॉन मिल्टन को, द ग्रेटेस्ट रिलीजियस पोएट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? नॉट रिटन, ध्यान दीजिएगा, नॉट रिटन, कौन सा वर्क इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली और बियॉन्ड। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा वर्क इनका है और कौन सा वर्क इनका नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम वर्क पढ़ चुके हैं, और वो जो वर्क है वो उसी राइटर का है, उनसे पहले राइटर का वर्क है। तो ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कौन सा वर्क है वो। आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। Which of the following works is not written by William Wordsworth? तो हमने बात की दोस्तों, द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली और बियॉन्ड। तो आपको बता दूं, इसमें द थॉर्न और उसके बाद साइमन ली, ये दोनों ही वर्क जो है दोस्तों कलेक्शन है किसका? लिरिकल बैलाड्स का। यानी कि लिरिकल बैलाड्स में इनको पब्लिश कराया गया 1798 में। इट मींस दोनों वर्क जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। इसके बाद दोस्तों ये नाम मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं कि नाम जरूर आपको वर्क्स के याद रहने चाहिए। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे दोस्तों, हो सकता है 4 भी मिल जाए। चारों राइटर के वर्क याद कर लीजिए, 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। केवल इतना तो आप कर सकते हैं, केवल नाम आपको याद रखना है वर्क का, कौन सा वर्क किसका है। लिस्ट बना लीजिए और नाम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के होंगे एग्जाम में। द थॉर्न, साइमन ली, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, कलेक्शन जो लिरिकल बैलाड्स था उसमें पब्लिश हुई। और द इडियट बॉय, इट इज ऑल्सो ए वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर, बियॉन्ड इज ए वर्क बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है बियॉन्ड।
हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन की संज्ञा दी है? दोस्तों कौन सा ऐसा इनमें से व्यक्ति है, राइटर है, जिसने एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को? Who refers William Wordsworth as an ever enduring man? मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का जो टीजीडी का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया और मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करके आया था। Who refers William Wordsworth as an ever enduring man? और मजे की बात ये थी कि मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं था। मैंने जो सेलेक्ट किया दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों, वो सेलेक्ट करना भी अपने आप पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें। देखिए सीधी सीधी बात थी कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था और एवर एंड्यूरिंग मैन तो डॉक्टर जॉनसन और कीट्स को मैंने एक तरफ रखा और चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो सीधा संबंध था इन चारों राइटर में से वो डी क्विंसी और एसटी कॉलरिज का था। अब बात ये थी कि मेरे को आता तो है नहीं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मेरे को सिलेक्ट करना है, कौन सा मैं सिलेक्ट करूं। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा एक्चुअली आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ा हुआ है एसटी कॉलरिज का एक वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, और एसटी कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। इन्हीं के मित्र हैं और इन्होंने अपने वर्क बायोग्राफी लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। तो मेरे को कोटेशन तो नहीं मालूम था कि इन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन मैंने जो जज किया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेक्ट कर लिया एसटी कॉलरिज और इट वाज द करेक्ट आंसर फॉर मी इन 2016, जो अभी हाल ही में इसका रिजल्ट भी पेंडिंग है। दोस्तों ये थे क्वेश्चंस और आगे भी इसी तरह मैं ये क्वेश्चंस आपको कराऊंगा समझाते हुए, ताकि आपका जो डिटेल है वो आपकी कंफर्म होती रहे। आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और हो सकता है दोस्तों आपको आज ही एक वीडियो और मिल जाए ताकि आप जो है इनको प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।